40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन ने जिस काम में हाथ डाला वो उसमें असफल रहे। वो किसी गुमनाम जगह से आए हुए गुमनाम आदमी थे, जब तक कि उनके जीवन में एक महान अनुभव नहीं आया और उस अनुभव ने उनके दिलो दिमाग में सोई हुई उनकी प्रतिभा को जगाया नहीं। जब तक कि उनके जीवन में एक महान अनुभव नहीं आया और उसने उनके दिलो दिमाग में सोई हुई उनकी प्रतिभा को जगाया नहीं, तब जाकर वो दुनिया के सचमुच महान लोगों में से एक बन सके। ये अनुभव दुख और प्रेम के भावों से जुड़ा हुआ था। यह अनुभव एन रूटलेज के माध्यम से आया, जो इकलौती महिला थी जिसे लिंकन ने प्रेम किया था। ये एक फेमस फैक्ट है कि प्रेम का भाव विश्वास की मेंटल सिचुएशन से बहुत करीबी रूप से जुड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि प्रेम हमारे विचार मोमेंटम को उनके स्पिरिचुअल रूप में बदलने के सबसे करीब होता है। अपने रिसर्च के दौरान लेखक ने पाया कि सैकड़ों सफल लोगों की बायोग्राफी और उपलब्धियों के एनालिसिस से यह पता चलता है कि उनमें से लगभग सभी की सफलता के पीछे किसी न किसी महिला के सुप्रीम का प्रभाव स्पष्ट रूप से था। अगर आप विश्वास की शक्ति का प्रमाण चाहते हैं तो आप उन पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धियों को स्टडी करें जिन्होंने इसका प्रयोग किया है। सूची में सबसे ऊपर नजारेन का नाम आता है। ईसाई धर्म का आधार है आस्था। चाहे कितने ही लोगों ने इस महान शक्ति के अर्थ को गलत ढंग से एनालाइज किया है और तोड़ा मरोड़ा है, ईसा मसीह की शिक्षा और उपलब्धियों का सार, जिसे चमत्कार के रूप में डिफाइन किया जा सकता है, विश्वास या आस्था ही है। अगर चमत्कार जैसी कोई चीज होती है तो यह केवल उस मेंटल कंडीशन के द्वारा हो सकती है जिसे विश्वास कहा जा सकता है। आइए अब हम उस आदमी के जीवन में विश्वास की शक्ति देखें जिसे पूरी मानव सभ्यता बहुत अच्छी तरह से जानती है। उस आदमी का नाम है महात्मा गांधी। इस आदमी में विश्वास की संभावनाओं का सबसे चमत्कारी एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। अपने समय में गांधी जी के पास जितनी शक्ति थी उतनी किसी भी जीवित व्यक्ति के पास नहीं थी, और इसके बावजूद उनके पास शक्ति के कोई ट्रेडिशनल औजार नहीं थे, जैसे कि धन, युद्ध के जहाज, सिपाही या हथियार। गांधी जी के पास पैसा भी नहीं था, घर भी नहीं था, यहां तक कि उनके पास एक सूट भी नहीं था, परंतु उनके पास शक्ति थी। उनके पास ये शक्ति आई कैसे? उन्होंने इसे विश्वास के सिद्धांत की समझ के द्वारा विकसित किया, और उनमें यह योग्यता थी कि वो अपनी आस्था को 20 करोड़ लोगों के दिमाग में बो सकें। गांधी जी ने 20 करोड़ मन को एक दिमाग की तरह एक साथ जुड़ने और एक साथ चलने के लिए प्रेरित किया, जो एक महान कार्य था। विश्वास के सिवाय और कौन सी शक्ति इतना कर सकती थी? 20वीं सदी के मध्य में मार्टिन लूथर किंग को मानव अधिकारों और सभी लोगों के गौरव की रक्षा करने के लिए उनके मन में गहरा विश्वास था, जिसकी वजह से हर जाति कम्युनिटी में विश्वास करने वाली महिलाएं एवं पुरुष उनके समाज में एक समान अधिकारों के संघर्ष से जुड़े। उनका सपना था कि किसी को उसके रंग से नहीं बल्कि उसके चरित्र से पहचाना जाना चाहिए। उनका यह सपना पूरी तरह से तो पूरा नहीं हो सका, परंतु उनके कार्य और मृत्यु ने संपूर्ण दुनिया में एक नई सोच की तरह काम किया और लोगों को लगातार इससे लड़ने के लिए प्रेरित किया। बिजनेस और उद्योग के चलने में विश्वास और सहयोग की जरूरत होती है। ऐसे में यह रोचक भी है और लाभदायक भी कि हम एक घटना का एनालिसिस करें जो हमें बहुत अच्छे ढंग से वो तरीका समझाती है जिसके द्वारा उद्योगपतियों और बिजनेसमैनों ने बहुत बड़ी दौलत कमाई तथा उन्होंने लेने से पहले देने के तरीके से ऐसा कर दिखाया। यह घटना सन 1900 की है, जब यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन बन रहा था। जब आप कहानी को सुने तो इन मूलभूत तथ्यों को अपने दिमाग में रखें, तब आप समझ पाएंगे कि किस तरह विचार बड़े खजाने में बदलते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अक्सर आश्चर्य करते हैं कि किस तरह ढेर सारी दौलत कमाई जाती है,
तो यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन के निर्माण की ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा देगी। अगर आपको इस बारे में जरा सी भी शंका है कि इंसान विचारों के माध्यम से या सोचकर अमीर बन सकते हैं, तो ये कहानी आपके मन में शंका को भगा देगी, क्योंकि आप यूनाइटेड स्टेट्स स्टील की कहानी में इस किताब में बताए गए प्रिंसिपल्स का प्रयोग होता देखेंगे। उस $1 बिलियन के भाषण के काफी दिन बाद 12 दिसंबर सन 1900 की शाम को देश के लगभग 80 अमीर दिग्गज 5th एवेन्यू के यूनिवर्सिटी क्लब के समारोह हॉल में इकट्ठा हुए। अवसर था पश्चिम से आए हुए एक युवक का सम्मान करना, परंतु आधा दर्जन से अधिक अतिथियों को इस बात का एहसास नहीं था कि वो लोग अमेरिका के इंडस्ट्रियल इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना को देखने जा रहे थे। जे एडवर्ड सिमंस और चार्ल्स स्टीवर्ट स्मिथ के हृदय ग्रैटिट्यूड से भरे हुए थे, क्योंकि जब वो हाल ही में पिट्सबर्ग गए थे तो चार्ल्स एम शवाब ने उदारतापूर्वक मेहमान नवाजी की थी और उनका अद्भुत अतिथि सत्कार किया था। सिमंस और स्मिथ ने 48 साल के शवाब से पूर्वी बैंकिंग सोसाइटी का परिचय करवाने के लिए इस डिनर का आयोजन किया था, पर उन्हें आशा नहीं थी कि वो इस समारोह में हंगामा खड़ा कर देंगे। उन्होंने उन्हें ये चेतावनी दी थी कि न्यूयॉर्क के लोग भाषण की कला को पसंद नहीं करेंगे और उनसे प्रभावित नहीं होंगे, तथा अगर वो स्टील मैन, हरीमे और वोल्डर बिट जैसे श्रोताओं को बोर नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि वो अपने भाषण को 15 या 20 मिनट तक सीमित रखें और फिर अपनी बात खत्म कर दें। जॉन पियरपोंट मॉर्गन अपने उच्च पद के कारण श्वाब की दाईं तरफ बैठे हुए थे। वो भी इस समारोह में सिर्फ कुछ देर तक ही ठहरने वाले थे, और जहां तक प्रेस और जनता का सवाल था, पूरा मामला इतना महत्वहीन था कि अगले दिन इस समारोह का जिक्र किसी भी अखबार में नहीं छपा। दोनों मेजबानों और प्रख्यात अतिथियों ने अच्छी तरह से डिनर किया। बीच में बहुत कम चर्चा हुई और जितनी हुई वो भी तनाव के माहौल में हुई। बहुत कम बैंकर और ब्रोकर शवाब से मिले थे, जिसका करियर मनोंगैहेला के किनारे पर परवान चढ़ा था और उसे कोई भी अतिथि ठीक से नहीं जानता था। परंतु शाम खत्म होने से पहले उन सभी और मणिमास्टर मॉर्गन के पैरों तले जमीन खिसक गई और $1 बिलियन के यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन का बीज बोया गया। इतिहास के लिहाज से शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस डिनर में चार्ल्स शवाब के दिए हुए भाषण का कोई रिकॉर्ड नहीं है। शायद ये एक घरेलू भाषण होगा जिसमें ग्रामर में कई गलतियां होंगी, क्योंकि शवाब भाषा की शुद्धता पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और उस भाषण में कहावतें और चुटकुले भी होंगे। पर इनके अलावा उसमें एक प्रबल शक्ति थी जिसका उन $5 बिलियन के लगभग की संपत्ति वाले लिसनर्स पर अविस्मरणीय प्रभाव पड़ा। जब ये 90 मिनट का भाषण समाप्त हुआ और जब ऑडियंस उसके जादू के कारण अब भी मंत्रमुग्ध थी, तो मॉर्गन वक्त को एक खिड़की के पास अलग ले गए, जहां चौखट पर बैठकर और पैरों को नीचे लटकाकर उन्होंने 1 घंटे तक चर्चा की। शवाब के व्यक्तित्व का जादू पूरी शक्ति से काम कर रहा था, पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और अधिक स्थायी वो पूर्ण और स्पष्ट प्रोग्राम था जो उन्होंने स्टील के विस्तार के लिए प्रस्तुत किया था। कई और लोगों ने मॉर्गन की रुचि जगाने की कोशिश की थी कि वो स्टील के लिए भी उसी तरह का ट्रस्ट बनाएं, जिस तरह बिस्किट, वायर और हूप, शक्कर, रबर, विस्की, तेल या च्युइंगम के लिए बना रखा था। जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के गैम्बलर ने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु मॉर्गन को उस पर भरोसा नहीं था। बिल और जिम मूर, जो शिकागो में स्टॉक जोबेर थे और जो एक मैच ट्रस्ट और क्रैकर कॉरपोरेशन बना चुके थे, उन्होंने भी इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु वो भी असफल हुए थे। देहात के वकील अल्बर्ट एच गैरी भी यही चाहते थे, परंतु वो इतने बड़े नहीं थे कि उनकी बातों का प्रभाव पड़े। सिर्फ श्वाब की बात करने की क्वालिटी ही जेपी मॉर्गन को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकी जहां से वो ये देख पाए कि इस साहसिक आर्थिक कार्य के कितने जबरदस्त परिणाम निकलेंगे। हालांकि आसानी से पैसे कमाने वाले लोगों की नजर में
यह विचार एक पागलपन भरा सपना ही था। आर्थिक चुंबकीय एक पीढ़ी पहले शुरू हुई थी और इसने स्टील जगत में हजारों छोटी और कई मामलों में अक्षमता से चलाई जा रही कंपनियों को बड़े और प्रतियोगिता से धराशायी हो चुके कॉरपोरेशन में तब्दील कर दिया। और यह हंसमुख उस इंस्पायरेट जॉन डब्ल्यू गेट्स के द्वारा खोजी गई तकनीकों से संभव हुआ था। छोटी कंपनियों से गेट्स पहले ही अमेरिकन स्टील एंड वायर कंपनी बना चुके थे और मॉर्गन के साथ मिलकर उन्होंने फेडरल स्टील कंपनी बना ली थी। परंतु अगर उनकी तुलना एंड्रू कार्नेगी के विशालकाय ट्रस्ट से की जाए, जिसके वो स्वामी और डायरेक्टर थे, तो ये सारी कंपनियां और कॉरपोरेशंस बौने थे। चाहे वो कितनी ही एकता का परिचय दे दें, पर वो सब मिलकर भी कार्नेगी साम्राज्य में सुरंग नहीं लगा सकते थे और मॉर्गन ये बात जानते थे। कार्नेगी भी ये बात जानते थे। स्कीबो कैसल की शानदार ऊंचाइयों से उन्होंने पहले तो रोचकता से और बाद में चिढ़कर देखा कि मॉर्गन की छोटी कंपनियां उनके बिजनेस में किस तरह से प्रवेश कर रही हैं। जब ये प्रयास अधिक साहसिक हुए तो कार्नेगी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया। उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने प्रतियोगियों की हर मिल को डुप्लीकेट करेंगे। अब तक उन्होंने वायर, पाइप, हुप या शीट इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई थी। इसके बजाय वो इतने में ही संतुष्ट थे और उन्हें इसे अपने मनचाहे आकार में ढलने देते थे। पर अब अपने प्रमुख और योग्य लेफ्टिनेंट शवाब के सहयोग से वो अपने दुश्मनों को बर्बाद करने की योजना बना रहे थे। चार्ल्स एम शवाब के भाषण में मॉर्गन को एक समस्या का जवाब मिल गया। कार्नेगी के बिना बना कोई ट्रस्ट, जिसके पास सबसे बड़ी स्टील कंपनी थी, दरअसल ट्रस्ट कहा ही नहीं जा सकता। जैसा एक लेखक ने कहा कि यह एक ऐसा नींबू का शरबत होगा जिसमें नींबू ही ना हो। 12 दिसंबर सन 1990 की रात को श्वाब के भाषण में निश्चित रूप से यह संकेत था। हालांकि इस बात का कोई दावा या वादा नहीं किया गया था कि विशालकाय कार्नेगी साम्राज्य मॉर्गन के टेंट में लाया जा सकता है। शवाब ने स्टील के भविष्य के बारे में चर्चा की और एक ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर दिया जिसमें कॉम्पिटेंसी हो, एक्सपर्टीज हो, असफल मिलों की तालाबंदी हो और सफल वस्तुओं पर प्रयास की एकाग्रता हो। खनिज के आवागमन में बचत हो, ओवरहेड और प्रशासनिक मदों में बचत हो और विदेशी बाजार में सफल प्रवेश हो। यही नहीं, उन्होंने इन लोगों को यह भी बताया कि उनकी पारंपरिक पायरेसी में गलतियां कहां हो रही हैं। उन्होंने ऐसा संकेत किया कि उनके बिजनेस का वर्तमान लक्ष्य मोनोपोली बनाना, कीमतें बढ़ाना और इस पूरी प्रक्रिया में खुद को मीठे मीठे डिविडेंड देना था। श्वाब ने रोचक अंदाज में इस सिस्टम की आलोचना की। उन्होंने अपनी ऑडियंस को यह बताया कि इस तरह की नीति में दूरदर्शिता नहीं है और इसका कारण यह है कि यह बाजार को एक ऐसे युग में श्रिंक कर रही थी जिसमें हर तरफ विस्तार का बोलबाला था। उन्होंने यह दावा किया कि स्टील की कीमत कम करने से बाजार का विस्तार होगा, स्टील के अधिक उपयोग खोजे जाएंगे और विश्व के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा उनकी झोली में आ जाएगा। दरअसल हालांकि श्वाब को यह बात पता नहीं थी, पर श्वाब आधुनिक मास प्रोडक्शन के मसीहा थे। यूनिवर्सिटी क्लब का डिनर समाप्त हुआ। मॉर्गन अपने घर लौट आए और श्वाब की सुनहरी भविष्यवाणी के बारे में सोचते रहे। श्वाब वापस पिट्सबर्ग लौट गए, जहां वो एंड्रू कार्नेगी का स्टील बिजनेस चला रहे थे। गैरी और बाकी लोग अपने स्टॉक टिकेरस के पास वापस लौट गए, जहां वो अगले कदम का इंतजार करने लगे। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। श्वाब ने उनके सामने तर्कों का जो बोझ रखा था उसे पचाने में मॉर्गन को 1 हफ्ता लग गया। उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से अश्योर कर लिया कि इसका परिणाम आर्थिक अपच नहीं होगी। उन्होंने श्वाब को बुलवाया और उन्होंने पाया कि वो युवक जरा संकोची था। श्वाब ने संकेत किया कि कार्नेगी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि उनकी कंपनी का विश्वसनीय प्रेसिडेंट वॉल स्ट्रीट के सम्राट के साथ मुलाकात कर रहा है, जबकि कार्नेगी ने यह कसम खाई थी कि वो वॉल स्ट्रीट पर कभी कदम नहीं रखेंगे। फिर जॉन डब्ल्यू गेट्स नाम के बिचौलिए ने यह सुझाव दिया कि अगर श्वाब फिलाडेल्फिया में
बेलेव्यू होटल में जा रहे हों तो जेपी मॉर्गन भी उसी समय उस होटल में रहेंगे। जब श्वाब आए तो मॉर्गन दुर्भाग्य से न्यूयॉर्क के अपने घर में बीमार थे और इसीलिए उनके प्रबल आग्रह पर श्वाब न्यूयॉर्क गए और उस आर्थिक दिग्गज की लाइब्रेरी में उन दोनों की मुलाकात हुई। कुछ आर्थिक इतिहासकारों की माने तो इस नाटक की शुरुआत से लेकर अंत तक मंच के डायरेक्टर एंड्रू कार्नेगी थे। वो ये मानते थे कि श्वाब के डिनर से लेकर उनका प्रसिद्ध भाषण, श्वाब और मॉर्गन की रविवार रात मुलाकात तक की सारी घटनाएं चतुर एंड्रू कार्नेगी के दिमाग की उपज थीं, परंतु सच्चाई से ठीक अलग थी। जब श्वाब को इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए बुलाया गया तो वो ये भी नहीं जानते थे कि लिटिल बॉस एंड्रू कार्नेगी इसे मानेंगे भी या नहीं, वो बेचने के प्रस्ताव के बारे में सोचेंगे भी या नहीं, खासकर उन लोगों को जिनसे वो बुरी तरह से चिढ़ते थे। परंतु श्वाब उस मुलाकात में अपने साथ अपनी ही लिखाई में कॉपर प्लेट के आंकड़ों की 6 शीटें लेकर गए, जिनमें यह लिखा हुआ था कि इस नए ट्रस्ट की हर स्टील कंपनी का आर्थिक मूल्य और उसकी संभावित आर्थिक कमाई की क्षमता क्या थी। 4 लोग उन आंकड़ों का एनालिसिस करते हुए पूरी रात बैठे रहे। जाहिर है कि इनमें सबसे प्रमुख व्यक्ति मॉर्गन थे, जिनका धन के दैवी के अधिकार में दृढ़ विश्वास था। उनके साथ उनका एलीट पार्टनर रॉबर्ट बेकन था, जो एक विद्वान और सुसंस्कृत व्यक्ति था। तीसरा था जॉन डब्ल्यू गेट्स, जिसे मॉर्गन एक गैम्बलर होने के कारण छोटा समझते थे और उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल करते थे। चौथे खुद श्वाब थे, जो स्टील बनाने और बेचने की प्रक्रियाओं के बारे में उस समय जीवित किसी भी ग्रुप से अधिक जानते थे। पूरी चर्चा में पिट्सबर्ग के इस आदमी के आंकड़ों के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया गया। अगर उन्होंने कह दिया कि किसी कंपनी का मूल्य इतना था तो उस कंपनी का मूल्य उतना ही था, न उससे अधिक न उससे कम। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस ट्रस्ट में केवल वो ही कंपनियां रहें जिनका नाम उन्होंने लिखा था। उन्होंने एक ऐसे कॉरपोरेशन की रचना की थी जिसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं होगा और उन मित्रों के लालच की संतुष्टि भी नहीं होगी जो अपनी कंपनियों के बोझ को मॉर्गन के विशाल कंधों पर उतारना चाहते होंगे। जब सुबह हुई तो मॉर्गन उठे और उन्होंने अपनी कमर सीधी की। केवल एक ही सवाल रह गया था, क्या आपको लगता है कि आप एंड्रयू कार्नेगी को बेचने के लिए राजी कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। श्वाब ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। अगर आप उन्हें बेचने के लिए राजी कर लें तो मैं खरीद लूंगा, मॉर्गन ने जवाब दिया। श्वाब ने उत्तर दिया, मैं कोशिश करूंगा। यहां तक सब कुछ ठीक था, परंतु क्या कार्नेगी बेचेंगे? और अगर बेचेंगे तो वो बदले में कितनी रकम मांगेंगे? श्वाब का अनुमान था लगभग $32 करोड़। और वो ये रकम किस रूप में चाहेंगे? कॉमन या प्रेफर्ड स्टॉक के रूप में, बॉन्ड के रूप में? कोई भी $1 बिलियन का प्रतिशत कैश में तो नहीं दे सकता था। जनवरी में वेस्टचेस्टर में सेंट एंड्रयूज लिंक्स में एक गोल्फ गेम चल रहा था और एंड्रयू ठंड से बचने के लिए स्वेटर पहने हुए थे और चार्ली लगातार बोल रहे थे ताकि कार्नेगी का हौसला बुलंद रहे। बिजनेस के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया जब तक कि वो दोनों कार्नेगी कॉटेज की आरामदेह गर्मी में नहीं बैठ गए। फिर उसी फ्लुएंसी के साथ जिससे उन्होंने यूनिवर्सिटी क्लब के 80 करोड़पतियों को मंत्रमुग्ध किया था, श्वाब ने आराम से रिटायर होने के सुनहरे सपने बताए और बूढ़े आदमी की सामाजिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के करोड़ों अरबों का जिक्र किया। कार्नेगी ने जवाब में कागज के एक टुकड़े पर एक रकम लिखकर श्वाब को थमा दी और कहा, ठीक है, हम इतने में बेच देंगे। आंकड़ा लगभग $40 करोड़ था और अगर श्वाब के द्वारा अनुमानित $32 करोड़ के आंकड़े को बेसिक आंकड़ा माना जाए तो इसमें पिछले 2 सालों में पूंजी मूल्य में हुई बढ़ोतरी के रूप में 8 करोड़ जोड़ दिए गए थे। बाद में ट्रांस अटलांटिक लाइनर के डेक पर खड़े होकर कार्नेगी ने मॉर्गन से अफसोस से कहा था कि काश मैंने आपसे $10 करोड़ अधिक मांगे होते। अगर आपने मांगे होते
तो आपको वो भी मिल गए होते, मॉर्गन ने खुश होकर बताया। इस बात से काफी सनसनी फैली। एक ब्रिटिश रिपोर्टर ने तार दिया कि विदेशी स्टील जगत इस जायंट ट्रस्ट से स्तंभित है। एल के प्रेसिडेंट हेडली ने घोषणा की कि अगर देश में ट्रस्ट बनाने संबंधी नियम नहीं बनाए गए तो अगले 25 सालों में वॉशिंगटन में एक सम्राट शासन करेगा। परंतु योग्य स्टॉक विशेषज्ञ ने नए स्टॉक को जनता को इतनी योग्यता से बेच दिया कि सारा का सारा पानी, जो कि कई लोगों का अनुमान था कि $60 करोड़ होगा, पलक झपकते ही सोख लिया गया। कार्नेगी के पास करोड़ों डॉलर थे और मॉर्गन सिंडिकेट के पास कष्ट उठाने के बदले $62 करोड़ और गेट्स से लेकर गैरी तक सभी के पास करोड़ों डॉलर्स थे। 48 साल के शोअब को भी अपना पुरस्कार मिला। वो इस नए कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट बनाए गए और सन 1930 तक इस पर नियंत्रण करते रहे। अब एक दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं कि किस तरह से अपने एक विचार पर विश्वास रखने मात्र से एक व्यक्ति ने अपने लिए करोड़ों डॉलर धन एकत्रित कर लिया और कई अन्य लोगों को दौलतमंद बनने में मदद की। सर जॉन टेम्पल्टन ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्हें धन इन्वेस्ट करने की अपनी प्रतिभा पर पूर्ण रूप से विश्वास था। टेम्पल्टन आम लोगों से धन इन्वेस्ट करने में काफी समझदार थे, क्योंकि अधिकतर लोग भावनाओं में बहकर अज्ञानता में या फिर कॉमन सेंस में धन इन्वेस्ट कर देते हैं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पैसा इन्वेस्ट करने की अपनी प्रतिभा से वो अपने लिए काफी धन कमा सकते हैं, पर उन छोटे इन्वेस्टर्स को मदद नहीं कर सकते जिन्हें वो मदद करना चाहते थे। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने म्यूचुअल फंड्स की शुरुआत की, जिसमें छोटे इन्वेस्टर्स पैसा लगा सकते थे। यह उस समय एक बेहतरीन प्रोजेक्ट की तरह उभर कर सामने आया, क्योंकि ये उस वक्त के हिसाब से बहुत ही नई सोच थी। टेम्पल्टन ने उस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की जो आज के समय में म्यूचुअल फंड्स के नाम से चल रहा है। टेम्पल्टन ग्रोथ फंड्स के पार्ट टाइम एम्प्लॉय और हरे होल्डर जॉन टेम्पल्टन को याद करते हुए बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार अपनी कंपनी की मीटिंग की थी तो उनके साथ एक छोटे से कमरे में कुछ सामान्य भोजन सामग्री बेचने वाले अधिकारी थे। आज के वक्त टेम्पल्टन फंड के अंदर 6000 से अधिक एम्प्लॉयज काम करते हैं और उनकी संपत्ति 36 बिलियन से अधिक पहुंच चुकी है। इस विकास गति से ही टेम्पल्टन ग्रुप आज सबसे लीडिंग फंड ग्रुप में ऑक्यूपाइड है। उसका एक एग्जाम्पल यह है कि आज से 3 वर्ष पहले जिस किसी ने भी अपने $10,000 टेम्पल्टन फंड में लगाए थे, आज उनकी कीमत $1 मिलियन है। सन 1992 में जब उन्होंने अपनी कंपनी टेम्पल्टन फंड्स ऑफ इंटरेस्ट को $400 मिलियन में बेचा था, तब तक उनका मन संतुष्ट हो गया था कि वो दौलतमंद बनने में काफी लोगों की मदद कर चुके हैं।